गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब आप लोग जल्दी से शुरू हो जाइए। योजना हम लोग पढ़ रहे हैं और योजना पे आज हम लोग की तीसरी क्लास होगी। तो योजना में इसमें पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, योजना क्या है, प्लानिंग किसको कहते हैं, कहाँ से आई, कहाँ से ड्रॉप आउट हुई, विश्व स्तर पे कैसे शुरू हुई, भारत में कैसे शुरू हुई, फिर योजना क्या है, नीति आयोग क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से वो वर्क करता था, किस तरह से ये वर्क करता था, कुछ फैक्चुअल चीजें। फिर जो टारगेट था वो टारगेट कितना था, अचीव्ड कितना था, टारगेट अचीव्ड के बीच का अंतर कितना था, वो सारी चीजें देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि हर योजना में एक बेसिक फोकस होता है, जो उसको हम एम कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य जो देखा था हम लोगों ने, बेसिक हमारा फोकस किस पर है। तो बेसिक फोकस क्या था हमारा कि पहली योजना का मुख्य फोकस किस पर था, कृषि पर। हम करण 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य याद है? यस सर। बताओ। सर पहली का कृषि और दूसरी का भारी उद्योग। वीडियो तीसरी ऑन का करके बताओ। तो सर अभी मैं बाहर बैठा हूँ। तुम्हारा समस्या कुछ न कुछ रहती ही है। सर क्या है, मैं बाहर चलो आया हूँ, ठीक है घर से बोलो 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 चलो। पहली का कृषि, दूसरे का भारी उद्योग, तीसरे का कृषि पीछे तथा से भारी म्यूट करिए, कुछ लोग आवाज आ रही है। और चौथे का आत्मनिर्भरता, पांचवे का करण तुम्हारे पीछे से तो नहीं आवाज आ रही है? सब तो हाँ बगल में सर में तो तब चलो ठीक है, तुम बाद में बताओ। दूसरा और कोई कमलेश बता देंगे 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? नहीं सर, कल वैक्सीन लगवाए थे, बीमार पड़ गए थे। क्या ज्यादा दिक्कत हुई है? नहीं सर, वो कम्बीप्राम खाए हैं। अच्छा, बुखार हो गया था थोड़ा? हल्का सा हुआ। हल्का सा। चलिए, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाथ में ज्यादा दर्द है। हाथ में दर्द ज्यादा, हमारा भी 2-3 दिन तक मतलब थोड़ा उठाने में दिक्कत हो रही थी, इतना दर्द होता है कि उठाने में दिक्कत हो रही थी। जी सर। बस ये कि इस समय उस हाथ से कुछ ज्यादा मतलब वर्कलोड नहीं उठाइएगा। ठीक। बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 दिन लगभग लगभग लगेगा, 2-3 दिन, हमारा भी 2-3 दिन लगभग हुआ था, उसके बाद लगभग नॉर्मल हो गया था। सृष्टि, 12 यस पंचवर्षीय सर। योजना का उद्देश्य बता दोगे? बताओ यस सर। बताओ। तो पहला है कृषि का विकास, हम्म, फिर है भारी उद्योगों का विकास, तीसरा कृषि तथा भारी उद्योगों का संतुलन, चौथा है आत्मनिर्भरता निर्भरता, पांचवा है गरीबी उन्मूलन, छठवा है अर्थव्यवस्था एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण। हम्म, हाँ, और सातवां सातवां भोजन काम सातवां है उत्पादकता। हाँ हाँ काम ऊर्जा उत्पादकता, आठवां मानव संसाधन है, हम्म, नौवां है न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल सामाजिक न्याय। जस्टिस। 10वां ऊर्जा। हाँ, दसवां ऊर्जा, 11वां 11वां समावेशी समावेशी विकास। विकास, और और उस 12वां समावेशी विकास स्थिरता के साथ। हाँ, स्थिरता और त्वरित विकास के साथ समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम सबको लेकर के साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो सबको लेकर साथ चलने का जो प्रयास है, उसी प्रयास को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास। बच्चों में से और कोई बताइए 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। लड़कों में से कोई 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताइए। बच्चों में से कोई 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं बता देगा? कोशिश करें सर। हाँ, कोशिश करो, और क्या करना। कृषि का विकास। संख्या बोलते जाओ, नहीं फिर भूलोगे। हाँ। संख्या बोलते जाओ, नहीं तो बाद में मिस कर जाओगे ना। पहला पहला है कृषि का विकास, दूसरा है भारी उद्योग का विकास, हाँ। तीसरा है कृषि तथा भारी उद्योग का संतुलन, उसके बाद चौथा है वो आत्मनिर्भरता, उसके बाद फिर है गरीबी उन्मूलन, फिर 4 हो गया, 5। इससे थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मतलब इसको देखो, इसको तुम लोग रट लो, आता रहता है, खासकर वनडे वगैरह में तो बहुत ही आता रहता है, पीसीएस वगैरह में भी आता है। लेकिन ये कि इसमें रट लो, इसमें जैसे ये लड़ाई नहीं होती है कि ये सब प्रश्न में कि कौन करता है कौन नहीं करता है।
इसमें लगभग सब लड़का करेगा, बस इसमें हमको फायदा क्या होता है कि सामान्य लड़का अगर 8 सेकंड में इसको करता है तो हम इसको 5 सेकंड में कर ले, तो हमारा 3 सेकंड बच गया। तो अगर हम 5 क्वेश्चन में 3 सेकंड बचा लिए तो 15 सेकंड हमारा बच गया, तो हम कहीं भी उसको अपना यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ लाइक फाइट इसकी नहीं है कि हमको तैयार करना है, हम कितनी क्विकली यहाँ पे रिस्पॉन्स कर लेते हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों में और कोई, बच्चों में जितने लोग जुड़े हैं और कोई बताइए। अच्छा लड़कियों में और कोई बताइए, सृष्टि के अलावा, सृष्टि के अलावा और कोई बच्ची बताए। राजकुमारी याद हो गया है? यस सर। 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बता देंगे? सर कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ चलिए बताइए तो। सर पहला कृषि का विकास है, दूसरा भारी उद्योगों का विकास है, और तीसरा कृषि तथा भारी उद्योगों का संतुलन है, और चौथा आत्मनिर्भरता है, और पांचवा गरीबी उन्मूलन है, और छठवां अर्थव्यवस्था तथा आधुनिकीकरण, और सातवां है भोजन काम उत्पादकता, उत्पादकता, और आठवां मानव संसाधन, और नौवां सामाजिक न्याय, और 10वां ऊर्जा, 11वां समावेश का विकास, और 12वां स्थिरता है के साथ सतत समावेशी विकास। यस सर स्थिरता के साथ, तीव्रता के साथ का विकास। समावेशी विकास। एक दो लोगों का अभी ओपन है, उसको थोड़ा बंद कर लीजिए, आवाज पीछे से आएगी, फिर क्लास में डिस्टर्ब होगा। तो जब तक पूछ रहे हैं तब तक सहज हो जाइए, ताकि पढ़ाते समय फिर डिस्टर्ब ना हो। तो जो भी लोग हैं अपना कर लीजिए। अरुण, अरुण सर यहाँ शोर बहुत हो रहा है, बाद में बताते हैं। अच्छा आपके पास शोर हो रहा है? हाँ यहाँ काम चल रहा है ना, तो तोड़ रहे हैं लोग। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। याद हो गया है ना 12 पंचवर्षीय हाँ योजना? हाँ सर 12 याद है। वैसे अगर एक आध दो पूछना हो इधर उधर से तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, मैं बाद में उसको कर लूंगा, अभी आवाज है तो कोई दिक्कत होगी ना। ठीक, चलो ठीक। क्वेश्चन था सर, ये जो विकास दर का लक्ष्य किस बेसिस पर रखा जाता है? किस बेसिस पे रखा जाता है मतलब? मतलब कैसे जो ये लक्ष्य रखा जाता है ना यहाँ पे, तो हम क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं कि भाई हमारा जैसे विकास का लक्ष्य क्या है? जैसे आप अपने अगले साल का क्या लक्ष्य रखेंगे बताइए? आपका 2021 का क्या लक्ष्य है कि 21 में आपको क्या करना है? मतलब कोई ना कोई ऐसे वैकेंसी तो देखना ही है। नहीं तो यही तो है ना कि आपको, इसका मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई ना कोई ऐसी वैकेंसी एकदम क्लियर नहीं, इसका मतलब टारगेट ही नहीं सेट है। कोई ना कोई वैकेंसी क्या है? एक टारगेट सेट करना पड़ेगा ना आपको, टारगेट सेट करना पड़ेगा ना। तो टारगेट कैसे आप सेट करेंगे कि आप अपनी पोजीशन देखेंगे कि अभी हम क्या तैयारी कर रहे हैं। हम वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे लेवल की कौन कौन सी परीक्षा है जो हमारी रीच में है, और कौन कौन सी परीक्षा है जो प्रस्तावित है इस साल की ना। तो प्रस्तावित कैसी है, तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे। तो वहां पर भी ये देखा जाता है कि देश में कितनी कितनी चीजों की कहाँ कहाँ पे जरूरत है, और किस तरह से हम कितना जीडीपी रखें तो हमारा इतना जगहों पे ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। तो आधार मतलब विकास को ही आधार रखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर हमारा विकास, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करें, कितना हम ऊर्जा में खर्चा करें, कितना सोशल वेलफेयर में खर्चा करें। तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि हम विकास में कहाँ कहाँ पे कितना चाहते हैं। तो उसी आधार पर जो है जीडीपी को रख करके एक टारगेट सेट करते हैं। चलिए कॉपी कलम उठा लीजिए। प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं तथा प्रमुख विशेषताएं। चलिए पहली पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल इसका कितना से कितना होगा? 1951 से 1956। चलिए प्रमुख लक्ष्य, अब देखिए
जो पंचवर्षीय योजना था तो 47 में देश का विभाजन हुआ, तो शरणार्थियों की समस्या भी बहुत थी। ट्रांसफर हुआ था यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। उसमें एक लक्ष्य रखा गया तो कि शरणार्थियों का पुनर्वास। तो पहला लक्ष्य शरणार्थियों का पुनर्वास, लिखते जाइए, शरणार्थियों का पुनर्वास। दूसरा, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। और महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण। शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह योजना अभी भी एक दो लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं, म्यूट कर लीजिए, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी बच्चों को, सब बच्चों को दिक्कत होगी। चलिए, यह योजना आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर के आधार पर निर्मित की गई थी, के आधार पर निर्मित की गई थी, जिसे हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, ये दो विद्वानों का नाम है जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लेकर के है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। साथ ही इस योजना में, साथ ही इस योजना में सामुदायिक विकास योजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि को भी शामिल कर लिया गया था। जो सामुदायिक विकास योजना है, इसको योजना के अंतर्गत हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि ये अमेरिका से प्रभावित था, और गांव के विकास को केंद्र बना करके या गांव के को आधार बना करके विकास की एक रूपरेखा तैयार की गई थी, उसी को समुदाय विकास योजना। समुदाय किसको कहते हैं? ऐसे लोग जिनके हित एक होते हैं तो उनको समुदाय कहते हैं। ऐसे हित जिनके, ऐसे समुदाय उन लोगों का समूह है जिनके हित क्या होते हैं? एक होते हैं। तो एक जैसे हित वाले लोगों को हम समुदाय कहते हैं। तो गांव में इस प्रकार के समुदाय होते हैं, तो उन समुदाय को बेस बना करके योजनाएं चलाई गई थी, उसी को सामुदायिक विकास योजना। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया था कि कृषि का विकास महत्वपूर्ण है, तो कृषि के लिए सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण होती। और इस संदर्भ में देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत इसकी हुई थी 1948 से, बाद में इसको पहली पंचवर्षीय योजना का भाग बना दिया गया। ये प्रभाव भी अमेरिका से ही था। टेनेसी नदी परियोजना, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, यहीं से ये प्रभावित थी, और इस रूप में सिंचाई के प्रबंधन की भी बात करी गई। यानी ये योजना का, पहली योजना का जो मुख्य फोकस है वो कृषि और कृषि से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं का विकास, और कृषि संबंधित है तो गांव के लोग भी देश में हैं, और इनको लेकर के एक योजना बनाई गई थी जो भारत के विकास को प्रोत्साहित करेगा और आर्थिक समृद्धि दर को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इस प्रकार की योजना को हम कहते हैं कि ये पहली योजना थी। प्रश्न देखिए कैसे कैसे आता है। पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली योजना का कार्यकाल था
सामुदायिक विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना का भाग है? दामोदर नदी घाटी परियोजना को किसका भाग बना दिया गया? तो ये पहला में। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि पहला का क्या क्या विशेषता है। अब जाइए दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया। भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया। ताकि विकास की प्रक्रिया के मूल तत्व, विकास की प्रक्रिया के मूल तत्व निर्मित किया जा सके। इस संदर्भ में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। इस योजना का प्रारूप या मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। देखिए इसमें इस योजना में एक तरफ क्या किया गया है कि भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया। दूसरी तरफ क्या है कि इसी योजना के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना भी माना गया है। तो पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही मुख्य उद्देश्य के रूप में समाजवादी समाज की स्थापना को बिंदु माना गया। लिखिए इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना को समाज की स्थापना को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया। एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया। इसका मतलब भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया और मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल और मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही समाजवादी समाज की स्थापना की बात कही गई। 61 तो आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66।
लिखिए, इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस तथा सुखमय चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया। सुखमय चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया। इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में संतुलन की बात कही गई। संतुलन की बात कही गई। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका अर्थव्यवस्था है, तो जैसे इसमें एग्रीकल्चर भी है, उद्योग भी है, व्यापार भी है। तो इनका ये कहना है कि इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन की बात इनके द्वारा कही गई कि जितने महत्वपूर्ण सेक्टर है सब में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होगा तो काम हमारा अच्छा होगा। अब इसी दौर में देखिए, योजना अवकाश 1 66 से 69, 66 से 69 योजना अवकाश 1। अब देखिए यहाँ पे ये प्लान हार्डिनरी 1, छाछठ से 69। अगर कारण देखा जाए तो ये हम लोग को जल्दी जल्दी 2 युद्ध लड़ना पड़ा। इसी दौरान देश के लगभग कई भागों में सूखा की स्थिति हुई, इसके कारण से समस्या आई। और तीसरा कि अंततः फिर नेहरू जी की मृत्यु हो गई। और इसके कारण से ड्राफ्टिंग में दिक्कत हुई। तीनों कारण को बना लीजिए। कारण क्या है, प्लान हार्डिनरी 1 का, इस कारण को आप इसी तरह से बना लीजिए। युद्ध की स्थिति, सूखा, नेहरू जी की भूमिका। उपरोक्त कारणों से
एक दो लोग मान नहीं रहे हैं, अपना म्यूट नहीं कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, हमको भी दिक्कत हो रही है, सबको भी दिक्कत हो रही है। अब यही दिक्कत है ना, फिर पूरा पढ़ाई का फ्लो आप लोग तोड़ते हैं। सर कोई रेडमी करके वो नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या दिक्कत है? मैं तो इसीलिए बोला पहले कि नाम तुम लोग लिख क्या करो, तो तुम लोग पता चला राउडी राठौर बनोगे। बोलते हैं कि नाम लिख दो, तो नाम लिखने में तुम लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो क्लास डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो। नहीं पढ़ना है तो कोई छूट है, कौन पढ़ने की जरूरत है, मत पढ़िए। कौन है भैया, प्लीज कर लीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। और नहीं क्लास करना है तो मत करिए, छोड़ दीजिए। चलिए, हम ये बोल रहे हैं कि 66 से 69 का जो रहा हमारा, जो 5 ईयर का प्लान रहा, जो हम 5 ईयर का प्लान लेकर के चल रहे थे, तो उस प्लान में दिक्कत हुई ना। अब जब ये प्लान दिक्कत हुआ तो हम लोगों ने क्या किया कि वहां पर 5 वर्ष को छोड़ करके हर वर्ष का अपना एक प्लान तो होगा ही, लेकिन वो एक एक साल का, हर साल का अपना प्लान होगा। यानी जो हमारा जो बेसिक प्लान चल रहा था, जो 5 वर्ष का प्लान, वो इन कारणों से क्या हुआ, वो स्थगित हो गया। थोड़ा लिखिए तो। 1966 से 69 के दौरान, 1966 से 69 के दौरान, उपरोक्त कारणों से कुछ लिखा। हाँ उसी में आप लिखिए, उपरोक्त कारणों से या 1966 के 69 के दौरान, दोनों बात वही हुई, ऑब्लिक करके के दौरान विभिन्न कारणों से पंचवर्षीय योजना का संचालन नहीं हो पाया। पंचवर्षीय योजना का संचालन नहीं हो पाया। पंचवर्षीय योजना का संचालन नहीं हो पाया और इसकी जगह प्रतिवर्ष के आधार पर योजनाओं का संचालन होता रहा। प्रतिवर्ष योजनाओं का संचालन होता रहा। तो 66 से 69 हमारा गैप होगा। अब आ जाइए चौथी पंचवर्षीय योजना। 66 से 69 गैप था, तो 69 से 74। इस योजना का प्रारूप भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डी.आर. गाडगिल, धनंजय रामचंद्र गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया। इसमें यह प्रयास किया गया कि
कि स्थिरता के साथ योजना आगे बढ़े। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना पहले लिख लीजिए, फिर पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79। लेकिन बीच में आप देखेंगे तो इस बीच में क्या हुआ कि 75 से 77 हमारा इमरजेंसी रहा। ये इमरजेंसी का पीरियड हुआ। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार काम करने का तरीका अलग है, और ये वही दौर चल रहा है 77-79। तो आने से पहले ये योजना जो 5 साल की है, तो यानी ये योजना जो 5 साल नहीं चली, 74 से 78 4 वर्ष में ही समाप्त कर दी गई। यानी एकमात्र ऐसी योजना है जो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई है। 5 वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इसमें जो एम घोषित किया गया है, गरीबी का उन्मूलन। तीसरा, इसका जो मॉडल है उसको बोलते हैं क्या, निवेश की क्षमता। इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की पहली मुख्य विशेषता क्या, कि सारी पंचवर्षीय योजना 5 साल चली, तो ये 4 साल चली, 4 साल में इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इनपुट आउटपुट पर आधारित है। और चौथा, जो उसको जस्टिफाई करेगा कि जो योजनाएं हैं और ठीक ढंग से संचालित होने, उसका प्रचार प्रसार होगा। प्रचार प्रसार होगा तो योजना गति भी उसकी अच्छी होगी, और सरकार के लिए भी सही होगा, लोगों के लिए भी सही होगा। वहां से वो वहां पर ले जाके वो दे देगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की यही 2-3 जो है विशेषताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना विशेषताएं। पहला, यह दौर यह योजना अपनी 5 वर्ष की अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही, 5 वर्ष की पूर्व से 1 वर्ष अवधि भी समाप्त कर दी गई। ऐसा मुख्य रूप से जनता पार्टी के दृष्टिकोण के कारण हुआ। सर रिपीट कर दीजिए। दूसरा, इसमें गरीबी उन्मूलन को रिपीट लक्ष्य कर बनाया गया। दीजिए। लिख लीजिए, बताते हैं। इसमें गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य बनाया गया। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल पर व्याख्यायित किया गया, यानी निवेश के मॉडल पर, इनपुट आउटपुट के मॉडल पर।
छठवीं पंचवर्षीय योजना। कोई एक है बहुत परेशान कर, क्यों परेशान कर रहे हो भैया? जो भी हो, आपको अनम्यूट करने में क्या दिक्कत हो रही है? फिर बीच बीच में आप डिस्टर्ब करते रह रहे हैं। चलिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85। इस पंचवर्षीय योजना की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए आधारभूत संरचना में परिवर्तन की बात कही गई। आधारभूत संरचना में परिवर्तन की बात कही गई। यहाँ आधारभूत संरचना मतलब बिजली, पानी, सड़क, इन सबों के लिए सरकार जो है विशेष रूप से प्रयास करेगी। बेसिक नीड्स है, तो उसको लेकर के गरीबी हटाओ का नारा और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज है वो छठवीं पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में ये महत्वपूर्ण रूप से ये दो चीजें करी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना अब देखिए यहाँ पे, जैसे योजनाओं का दो स्वरूप होता है। हाँ, एक स्वरूप होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। यहाँ पर जो केंद्रीकरण है वो क्या है? जैसे इसमें कहते हैं ऊपर से नियोजन, ऊपर से नीचे, और यहाँ क्या है? नीचे से ऊपर। तो ये जो परियोजना है, यहीं से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है इसका कि विकेंद्रीकरण, यानी निचले स्तर पे, ग्रामीण स्तर पर, यानी आधा के ठीक बाद 7वां नंबर फिर से गांव को फोकस करने की बात कही गई है। गांव में स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें कुछ लिखे हैं कि नहीं अभी आप लोग? नहीं सर। हाँ, लिखिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। यहाँ विकेंद्रीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें गांव को आधार बनाकर विकास की रूपरेखा को तय किया जाना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मॉडल प्रारूप J.W. मिलर के द्वारा तैयार किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। नौवां, इसमें सामाजिक न्याय को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया गया। सामाजिक न्याय एक प्रकार की प्राकृतिक अवधारणा है। दसवां, इसमें ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों जैसे परंपरागत स्रोत, तथा गैर परंपरागत दोनों पर बल दिए जाने की बात कही गई। दोनों पर बल दिए जाने की बात कही गई। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जैसे समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा बताने का
प्रयास कर रहा हूं कि ये परंपरागत स्रोत और में क्या अंतर है। देखिए, ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा को दो तरह से बांटा जाता है, एक परंपरागत स्रोत में और एक है अपरंपरागत। परंपरागत जो स्रोत होता है उसको कहते हैं अनवीकरण, और जो अपरंपरागत है उसमें बोलते हैं नवीकरण। ये अनवीकरण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो रिन्यूएबल नहीं है, जैसे कोयला है, एक बार जल गया तो जल गया। लेकिन यहाँ पर अगर ऊर्जा, पवन ऊर्जा काम कर रही है, तो इसका मतलब इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जिनको हम कई बार नहीं इस्तेमाल कर सकते उसको अनवीकरण, और जिसको इस्तेमाल कर सकते उसको नवीकरण। ये इस तरह से दो इसका एग्जाम्पल होता है, या दो तरह से इसका ना वर्गीकरण किया जाता है, अनवीकरण और नवीकरण। बन लीजिए तो जल्दी से, परंपरागत और गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत। रिन्यूएबल मतलब इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 11 समावेशित विकास। बारह स्थिरता एवं वृद्धि के साथ विकास। स्थिरता और तीव्रता के साथ बौद्धिक समावेशित विकास। अब यहाँ देखिए खिड़ंगाली, तो समावेशित विकास का अर्थ, कि देखते हैं यहाँ पे समावेशित विकास किसको बोलते हैं। तो देखिए समावेशी विकास किसको कहते हैं। तो ऐसा विकास ना, ये होता है इंक्लूड करना, मूल शब्द है इंक्लूड करना। तो ये देखना है कि इसमें
एक्सक्लूड कौन कौन कर रहा है? नहीं, कौन कौन सा है जो इंक्लूड कर रहा है? कि कुछ लोग विकास के दौर में पीछे छूट गए थे। अब जो विकास के दौर में पीछे छूट गए थे उन सब को लेकर के चलने का प्रयास क्या है? समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या हो गई? एक व्यापक अवधारणा हो गई, एक ऐसी अवधारणा हुई जिसमें सब लोगों को साथ लेने का भाव है, सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने का भाव है, तो उसी को इंक्लूसिव कहा गया है। लिखिए 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को लक्ष्य लेकर चला गया था। इस दौर में उन लोगों को या जो शामिल नहीं हो पाए थे उन लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। यानी जो लोग विकास की मुख्य धारा से छूट गए थे, विकास की जो मुख्य धारा से छूट गए थे, उन लोगों के साथ चलने का प्रयास है, उसी को समावेशी विकास के रूप में जाना गया। चलिए अब आ जाइए नया कॉन्सेप्ट पे, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान ठीक है, अब इस पे थोड़ा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये प्लान था, तो प्लानिंग नॉर्मली या तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर के जो विकासशील देश है वो काम कर रहे थे। शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ ये तो 3 वर्ष का प्लानिंग लेकर के या 5 वर्ष का प्लानिंग लेके काम कर रहे थे, और ये 5 वर्ष की प्लानिंग हम लोगों के यहाँ चल रही थी। अब यहाँ पर एक अर्थशास्त्री है और उस अर्थशास्त्री का नाम है गुरनार्ड मिडल। गुरनार्ड मिडल ने एक किताब लिखी एशियन ड्रामा ना, खासकर एशिया की अर्थव्यवस्था का उन्होंने विश्लेषण किया, जिसको एशिया का ड्रामा बोला गया। इसमें उन्होंने ये कहा, या उनका ये थ्योरी है कि ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की थ्योरी है, 3 साल वाली 5 साल वाली, इसको छोड़ करके हम क्या करें, ये रोलिंग प्लान लेकर के आए। रोलिंग प्लान का मतलब क्या हुआ? प्रति वर्ष इसको हम लोग अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे, नहीं हर साल प्लान बनेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया कि हर साल क्या होगा, ये रोल करेगी, हर साल इसकी रोल खुलेगी और रोल के माध्यम से, यानी कि इसी को बोलते हैं चल योजना, प्रति वर्ष क्या होगा इसका निर्धारण होगा। जनता पार्टी के समय हुआ भी, 1 साल के लिए प्लानिंग योजना को लागू किया गया, लेकिन योजना अगर आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्त करनी है तो योजना आपको क्या करना पड़ेगा, योजना को थोड़ा आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा।
बड़ा के मतलब थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, तब जाके योजना सही जाएगी, और लंबा नहीं सोचेंगे तो फिर योजना में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रतिवर्ष प्लानिंग में तो हर साल प्लानिंग करने में निकल जाएगा, तो समय की भी तो बहुत दिक्कत होगी, और अंततः जो ये प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या हुई, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई और इस प्लानिंग को समाप्त कर दिया गया। शुरुआत में कौन कौन होंगे, ये 3 साल वाला 5 साल वाले को रिप्लेस किया जाए, 1 साल वाला आ जाए, लेकिन 1 साल वाला भी नहीं हुआ, और अंत में इस योजना को क्या किया गया, रोलिंग प्लान को समाप्त घोषित कर दिया गया ना। लिखिए तो, रोलिंग प्लान का अर्थ एक ऐसी योजना से है, रोलिंग प्लान का अर्थ एक ऐसी योजना से है जिसमें योजनाओं का निर्धारण प्रति वर्ष के आधार पर किया जाना था। इस विचार का प्रतिपादक इस विचार का प्रतिपादक गुरनार्ड मिडल थे, गुरनार्ड मिडल। परंतु बाद में इसे छोड़ दिया गया, बाद में इसे छोड़ दिया गया। सर इसका टाइम हर साल निर्धारित होता था। अब हर साल, जैसे 1 साल के लिए ही करेंगे, ये इसको हर साल के लिए करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे मान लो आप हर साल के लिए प्लान करेंगे, मान लीजिए हम 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमारा तो प्लान करने में ही साल लगभग समाप्त हो जाएगा। यस सर। तो ये मान लीजिए आप उसको छोड़िए, थोड़ा उसको तो बड़ा चीज है, हम अपने स्तर पे हम लोग लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज अगर प्लान सेट करने लगे कि हम कैसे पढ़ेंगे, रोज आप ये सेट करने लगे कि हम कौन सी परीक्षा देंगे, तो फिर कैसे होगा। आपको बैठ करके एक बार कलम कॉपी लेके देखना पड़ेगा कि हाँ 2021 का हमारा 22 का प्रोस्पेक्ट क्या है, कितनी परीक्षाएं संभावित हैं, और कितनी परीक्षाएं संभावित है उनमें कौन सी परीक्षा हमको देना है, और फिर हम प्लान करके देख सकते हैं। और मान लीजिए किसी कभी कभी छोटा मोटा काम करने के लिए तो हो सकता है प्लानिंग नहीं भी करना पड़े, लेकिन अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं, देश के लिए विकास को ले जाना है, या इसको ऐसे सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप लोग जो भी बच्चे वनडे वाले हैं, वो मान लीजिए प्लानिंग नहीं भी करते हैं तो चलता है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को सिविल सेवा देना है और 2021 का ही देना है, तो उसको ये प्लान करना पड़ेगा ना कि हमको अक्टूबर में देना है। तो अक्टूबर से पहले हमारे फिल्म्स की क्या प्लानिंग होगी, कैसे हम फिल्म्स का सारा कवर कर लेंगे। फिर हमको 2-3 महीना बाद ही, 2 से 3 महीने से ज्यादा हमको मेंस का नहीं समय मिलेगा, तो हमको मेंस का भी समय देना पड़ेगा। वो कैसे प्लान करें। हाँ, अब कभी कभी क्या है कि जब अभी से आप प्लान करने शुरू करेंगे तो अक्टूबर तो ऐसे ही बीत जाएगा। इसका मतलब सही समय की रणनीति क्या है कि बच्चे को जिसको 2022 में देना है आईएएस या पीसीएस, वो अभी से प्लान करना शुरू कर दे कि हम 2022 तक कैसे प्लान करेंगे। तो प्लानिंग थोड़ा जब लंबे समय तक के लिए होती है तो वहां पर रिजल्ट ज्यादा बेहतर आने की संभावना होती है। तो इनका ये था कि नहीं हम हर साल रोल करेंगे, तो हर साल रोल करेंगे ठीक है, लेकिन हर साल रोल करने में होगा क्या कि योजना बनाने में ही अधिकांश समय लग जाएगा। तो फिर हम प्लान कैसे करेंगे, जैसे हमारा अभी प्लान शुरू हुआ तब तक हमारा दूसरा ईयर आ गया, तो इसका मतलब साल भर हम क्या करेंगे, साल भर फिर हम प्लानिंग करते जाएंगे। तो ये फिर हमारे लिए फिर बहुत फायदेमंद नहीं होगी, और अंत में फिर हम लोगों ने इसको फिर एडॉप्ट नहीं किया। लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में आता है कि रोलिंग प्लान क्या है, किसने दिया था। गुरनार्ड मिडल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, किताब का उनका एशियन ड्रामा वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से चूंकि क्वेश्चन आपका आता है तो प्रिपेयर करके रखना है। अब अगला ये हिंदू ग्रोथ रेट।
हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, देखिए हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट ये समझिए, यहाँ से आएगी एक चीज, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये हमारा प्लानिंग है। ठीक है, अब पहली प्लानिंग देखिए, हमारा जो एक्चुअल था, हमारा गोल कितना मिला 3.6, दूसरे का 4, तीसरे का 2.8, चौथे का 3.3 और पांचवें का 4.6 और ये 5.6 5.2। अगर ये पहली 5-6 परियोजनाओं का अगर आप औसत निकालेंगे, औसत बात कर रहे हैं, नॉर्मली औसत की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर औसत निकाला जाए तो ये औसत लगभग 4 से 5% के आसपास आएगा। हाँ, औसतन देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, ये 5.2 है, तो मतलब 4 के आसपास, 4-5 के आसपास आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा, मतलब हम अगर औसत देखें तो हमारा औसत कितना आया, तो हमारा औसत जो आ गया वो 4 के आसपास आ गया। 4 से 5% का हमारा औसत जो है ठीक है। अब ये जो 4-5 का औसत है, तो अगर आप परसेंटेज पर देखा जाए, ये जो हमारा ग्रोथ रेट है, हाँ, ये हमारा जो ग्रोथ रेट है देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। तो एक प्रोफेसर है, उनका नाम है राजरमन्ना कृष्णा, प्रोफेसर राजरमन्ना कृष्णा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ग्रोथ रेट है, उन्होंने कहा कि ये ग्रोथ रेट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की ग्रोथ रेट है। ये क्या है, हिंदुओं की ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, उन्होंने पूरा इसके लिए एक तरह से हिंदू कल्चर को आड़े हाथों लिया। ये हिंदू है, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, स्लो चलते हैं, तेज चलने की इनकी आदत नहीं है ना। तो यानी ये जो अर्थव्यवस्था की धीमी विकास की दर थी, जीडीपी की जो रेट स्लो थी, इस स्लो रेट को ही उन्होंने कहा कि एक हिंदू ग्रोथ रेट है। इसको यहां से आप मिला लीजिए, ये हमारी क्या हो गई, ग्रोथ रेट हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ये हिंदू ग्रोथ रेट हो गया। तो ये इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये ग्रोथ रेट नहीं है, बल्कि हिंदुओं की एक तरह से क्या किया, उन्होंने कमेंट किया। तो आपसे क्या पूछेगा कि हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध है, तो आप क्या बता देंगे कि हिंदू ग्रोथ रेट का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था के निम्न धीमी दर से है ना। तो उस समय बड़ा चर्चा का विषय हुआ था। और दूसरा इससे एक चीज और हुआ कि एक डाउट क्रिएट हुआ। डाउट क्या क्रिएट हुआ, जैसे देखिए हम लोगों के देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग के देश में अपने देश पे सबसे ज्यादा डाउट हम ही लोगों को होता है। जैसे उदाहरण से इस बात को समझिए, जैसे एक अच्छी सी ट्रेन आपको फोटोग्राफ में दिखे तो तुरंत आप कहेंगे कि ये ट्रेन कहाँ की होगी, जापान की होगी, भारत की नहीं हो सकती। मतलब दिमाग में एक चीज अच्छा होता है, एक चीज सेट है हम लोगों के दिमाग में कि अगर कोई चीज बहुत अच्छा है तो इसका मतलब भारत का नहीं होगा। तुरंत दिमाग में आता है, तुरंत दिमाग में आता है कि अगर कोई चीज अच्छा है तो इसका मतलब भारत का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कि क्वेश्चंस कोई आएगा परीक्षा में, अगर आपके आएगा और वो अगर क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन का आंसर ना आए, अब पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक पहले कहाँ शुरू हुआ, तो तुरंत हमको एक चीज आ जाएगा कि भारत इसका उत्तर नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मिडिल क्लास है उसको अपने देश के प्रति एक निगेटिविटी का भाव रहता है कि नहीं, हम लोग बहुत हम लोग भी कोई देश नहीं घूमे हैं ना, कहीं भी नहीं घूमे, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे भारत रहने लायक नहीं। अभी कनाडा में ना एक स्कूल के अंतर्गत अभी खुदाई चल भी रही है, 200 बच्चों के नर कंकाल मिले और अभी चल रहा है। और अभी इस तरह की घटनाएं अगर अभी भारत में हो जाए, बवाल हो जाएगा। अमेरिका की संसद में लोगों ने चढ़ करके ऊपर और संसद के भीतर गोली चलाई, मारा, और 2 घंटा तक तमाशा हुआ। और बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि हमारे यहाँ अभी पुलिस नहीं आ पाई थी, देर हुआ था क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, और अगर एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे तो पुलिस को आने में 2 घंटा लग गया।
उससे अच्छी तो आपको पुलिस है, आ जाती है ना 10 मिनट में। 100 नंबर डायल करिए, 100 नंबर डायल करिए। तो ये जो इसलिए बड़ा चर्चा का विषय था कि एक इस चीज को एनालिसिस किया गया था और जीडीपी की रेट को हिंदू कल्चर से जोड़ा गया। हिंदू जो है वो धीरे धीरे चलता है, अगर ठीक है चलिए हिंदू धीरे भी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू में अस्थायित्व तो है। मुस्लिम्स आए, लगा कि कन्वर्जन हो जाएगा, नहीं हुआ। ईसाई आए, लगा कि कन्वर्जन हो जाएगा, नहीं हुआ। हाँ, हिंदी ने फारसी का सामना किया, उर्दू का जन्म हुआ। हिंदी ने इंग्लिश का सामना किया, लगा कि इस बार तो मामला बहुत गड़बड़ है और इंग्लिश भारी पड़ेगी। हम लोगों ने इंग्लिश को हिंग्लिश बना दिया, अंग्रेजी बना दिया। मोबाइलिया, पढ़ैया, बजरिया। ना यहाँ पर ये चीज जो करता है कि कहीं ना कहीं से नेगेटिव फीलिंग थी और उसी रूप में इसकी व्याख्या की गई। तो खूब, अब तो बहुत पुरानी चीज हो गई, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में आता रहता है ना कि ये जीडीपी ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? ये जीडीपी की निम्न दर को ही। सर पीछे से आवाज आ रही है। पीछे से आवाज आ रही तो मैं क्या करूँ? 50 लोगों से बोल रहा हूँ कि भैया करके उसको म्यूट करके रखो, करेंगे नहीं सब, तो हम क्या करें? या तो कहो तो एक आध लोगों को मैं देखूं रिमूव मार दूं, अभी तो अच्छा लगेगा नहीं। जितने लोग का ऑन है थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए, थोड़ी लिखिए। हिंदू वृद्धि दर का संबंध, हिंदू वृद्धि दर का संबंध, हिंदू वृद्धि दर का संबंध अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की नीची विकास दर या कम विकास दर की प्रवृत्ति से है। कम विकास दर की प्रवृत्ति की दर से है। दर से है। प्रारंभ की 5 परियोजनाओं के अंतर्गत या प्रारंभ की 5 योजनाओं में, प्रारंभ की 5 योजनाओं में, 5 योजनाओं में विकास की दर लगभग 4 से 5% के आसपास रही। विकास की दर लगभग 4 से 5% के आसपास रही। इसी प्रवृत्ति को प्रोफेसर राज रमन्ना कृष्णा ने, प्रोफेसर राज रमन्ना कृष्णा ने, राज रमन्ना कृष्णा ने राज रमन्ना कृष्णा ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया है। हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया है। हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया है।
अगला लिखिए सैप, SAP, सैप या SAP। स्पेशल एक्शन प्लान, देखिए योजनाओं के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण होता है। विभिन्न योजनाओं का निर्धारण होता है। उनमें से कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं या कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें वरीयता में या प्रेफरेंस में रखना पड़ता है। तो इस प्रकार की योजना को स्पेशल एक्शन प्लान कहा जाता है। 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 ये नहीं, इसमें कुछ नहीं है। जैसे योजना है, जैसे आपके घर का खर्चा आता है तो आप क्या करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं कि किराया दे दें ना, पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो जाए। यानी जो मूल चीज है पहले हम उसको करना पसंद करते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है स्पेशल एक्शन प्लान में कि योजनाओं के अंतर्गत हम देख ले, जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम है तो उसको हम प्रायोरिटी में रख लेंगे, तो वहां पर हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अन्य जगहों से थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो जब माने किसी योजना को हम इम्फेसाइज कर लेते हैं तो इम्फेसाइज करने की जो प्रक्रिया होती है वो इम्फेसाइज करने की प्रक्रिया को ही स्वैप प्रक्रिया या स्पेशल एक्शन प्लान के तहत इसको किया जाता है कि यही स्पेशल एक्शन प्लान है। तो स्पेशल एक्शन प्लान की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के अंतर्गत जो है वो देखी जा सकती है। अब एक हेडिंग डालिए। SDG रिपोर्ट या SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21।
इसको मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में आप अपना नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करने का यहाँ बहुत समय नहीं होगा। पहले ये देखिए कि ये SDG है क्या। SDG जो है ये कहते किसको है, ठीक है। तो SDG किसको कहते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, ये एस से क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एक इंडेक्स है ना। ये इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो आपके यहाँ नीति आयोग जारी करती है। जो योजना आयोग का संस्था उसकी है नीति आयोग, वो इसको जारी करती है। इसका मतलब नीति आयोग जारी करती है, और किस आधार पे जारी करती है, राज्यों और यूनियन टेरिटरी को जारी करती है। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति, इन पर क्या है, एक तरह से इन राज्यों के प्रगति का मूल्यांकन है। इन राज्यों के प्रगति का जो मूल्यांकन है जिस इंडेक्स में जारी होता है उसी को SDG। ये रियल में क्या है, हमारा जो UN है उस UN से ही इंस्पायर्ड है ना। यहाँ पर हम एक गोल या लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2030 का। 2030 का एक सस्टेनेबल हम गोल लेकर के चल रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये रिपोर्ट हमारी जो है वो जारी हो रही है। अगर भारत में देखा जाए ना, तो भारत में ये जो रिपोर्ट है, भारत में रिपोर्ट देखेंगे तो ये तीसरी रिपोर्ट है। यानी पहली रिपोर्ट हमारी जारी हुई थी 2018 में, फिर 2019 में, और जो करंट वाली है 2021। तो इसका मतलब ये रिपोर्ट पहली बार 2018 में, दूसरी बार 19 में, और 2021 ये तीसरी रिपोर्ट हमारे यहाँ पे ये जारी हुई है। ये पूरा का पूरा इसका जो सहयोग होता है, इसमें यूनाइटेड नेशन जो होता है वही एक तरह से यहाँ पर हमारा सहयोग करता है। तो ये 2030 का जो लक्ष्य है उसी के अनुसार विश्व के सभी देश काम कर रहे हैं, तो हम लोग का देश भी काम कर रहा है। तो इस बार का जो हमारा 2021 का इंडेक्स है, थोड़ा इंडेक्स को देखेंगे तो इस इंडेक्स में जो केरल है वो यहाँ पे टॉप पे है, 75 अंकों के साथ ये टॉप पोजीशन पर है। केरल के बाद क्या है, हिमाचल और तमिलनाडु दोनों है, 74 अंकों के साथ ये दूसरे नंबर पर है। बुरा प्रदर्शन करने वालों में बिहार, झारखंड है। इसको आप सूची से देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स में कौन किसको कितना स्थान है। गई कहाँ, चलिए। तो ये जैसे केरला जो है वो यहाँ पर ये टॉप नंबर पे, 1 नंबर पे, ठीक है। और सबसे नीचे देखेंगे तो बिहार, लास्ट में देखेंगे तो ये बिहार का जो रैंक है वो सबसे लास्ट में है। तो बिहार की रैंकिंग सबसे लास्ट में है, केरला की रैंकिंग सबसे पहले है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो गोल्स होते हैं वो गोल को सेट किया गया है कि हाँ गोल हमारा ये होगा, और इस तरह से ये सूचकांक जो होगा वो जारी करता है। इसी में क्या होता है कि फिर सूचकांक इस तरह से भी होता है कि ये गोल वाइज भी टारगेट हमारा सेट होता है कि हम किस गोल को लेकर के कौन से स्टेट की क्या स्थिति है, उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो जैसे 1-2 का एग्जाम्पल मैं देख के दिखाता हूँ, बाद में आप इसको देखिएगा कि अगर हम पॉवर्टी का गोल लेकर के चले ना, पॉवर्टी माने गरीबी का, यहाँ पर गोल अगर स्टेट में देखा जाए तो 0 पॉवर्टी का गोल ये तमिलनाडु का है, यूटी में दिल्ली का है। अगर 0 हंगर की बात करें तो केरला और चंडीगढ़ का है। तो ये इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो गोल्स होंगे, क्वालिटी एजुकेशन देखिए केरला, चंडीगढ़, ये हेल्थ का देखिए गुजरात, दिल्ली, ये पानी का देख लीजिए लक्षद्वीप यहाँ पर टॉप पे है। तो ये जो इंडेक्स है इस रूप में महत्वपूर्ण थे। इस इंडेक्स का थोड़ा सा आप बाद में खोल करके इसको देख लीजिएगा। मुख्य रूप से क्या होगा, जैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएगा, इंडेक्स कौन जारी करता है,
भारत में कौन जारी करता है, विश्व स्तर पे कौन सी जारी करता है, इस बार का जो इंडेक्स है कौन सा स्थान उसका है ना, कौन सा राज्य इसमें टॉप पर है, कौन सा राज्य जो है बॉटम में है, सबसे नीचे पर कौन है, बिहार है, पहले नंबर पे कौन है, केरल में, दूसरे नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडु है। और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है तो यहाँ पर क्या है कि आपसे थोड़ा अंदर भी जाकर के पूछ लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको गोल दिखाया, तो गोल पे भी अगर थोड़ा आप बना सकते हैं तो अपना टारगेट बना लीजिए कि एक बार लेकर के अपना कर लीजिए कि कौन कौन क्या है। ग्राफ में चाहिए तो ग्राफ में वहां से मिल जाएगा, और अगर सिंपल में चाहिए तो यहाँ से, कि जैसे नो पॉवर्टी का गोल किसका है, तमिलनाडु का है, जीरो हंगर का किसका है, केरला का है, तो आप चाहे यहाँ से उठा के देख लीजिएगा और चाहे वो नीचे से देख लीजिएगा, दोनों का मतलब वही है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, दोनों अपना एक बना के, एक चाहेंगे तो ब्रीफ नोट्स अपना बना के रख दीजिए, और इस इंडेक्स से एक आध क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेगा। तो ये जीडीएस रिपोर्ट जो है ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, तो कौन जारी करता है, कब जारी करता है, और रैंकिंग क्या है, मानक क्या है, इस आधार पे थोड़ा सा आप उसको करके देख लीजिएगा। सर यूपी का गोल क्या है? यूपी का गोल है मंदिर बनवाना। तो यूपी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। रहेगा तब तो दिखेगा, जब रहेगा तब तो दिखेगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से दिखेगा। लास्ट में कर देना चाहिए था अपने बिहार के स्थान पे। बस थोड़ा ही ऊपर है, इनका 52 है, हमको जहाँ तक याद आ रहा है यूपी का 61 है अंक, बिहार का 52 था, 50 होता, यूपी का जो था वो 61 था। यूपी का कब गोल, यूपी सरकार कब करती है, यूपी में तो हम लोग को बहुत दिन हो गया देखे कि सरकार कब क्या करती है। यूपी के लोग ही इतना अच्छा है, करेंगे क्या तो कमवा कुछ हो बदवा में, तो उठवा तो हम लोग किस पर देना है, वो नेता जानता ही है ना, तो क्या लिए काम करेगा वो, चाहे 5 साल विज्ञापन निकले चाहे नहीं निकले, लेकिन वोट होगा तो कहेंगे मंदिर बनवाए ना, मंदिर वापस दे देंगे। वोट जब विकास पे देंगे तब ना। चलिए ठीक है, हम लोग को उससे नहीं मतलब, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक बार बस, ज़्यादा नहीं, ब्रीफली अपना कर सकते हैं, और जैसे जो ज़्यादा मेहनती बच्चे हो तो अपना एक ग्राफ बना के रख लो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है, एक बार कॉपी में बना के रख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चाहे अपना इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, लेकिन एक बार कॉपी पे बना लोगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, क्वेश्चन जो होगा इसी तरह से आएगा। ये रिपोर्ट चूंकि महत्वपूर्ण होती है तो एक आध क्वेश्चन देने की क्षमता रखता है, तो एक आध क्वेश्चन इससे मिलेगा, उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। सर हाईएस्ट या लोएस्ट यही पूछेगा दोनों में? कुछ भी पूछ सकता है ना उसमें, जैसे हाईएस्ट पूछ लीजिए, लोएस्ट पूछ लीजिए, कभी पूछ लेगा जीरो हंगर किसका है, हेल्थ में कौन ज्यादा है। ये रिपोर्ट आप अच्छे से कवर करके रखिए, इसमें से अगर कुछ भी पूछाएगा तो हम लोग आपको करना है। ठीक है, मिनिमम तो इतना होएगा आपको कि टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, बाकी वो कुछ भी पूछेगा तो आप उसको तैयार करके रखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वो चलेगा। हमको लगता है एक आध लोग को इसमें पता नहीं चल रहा है क्या कि मेरा म्यूट नहीं है। करण भैया आपका भी ऑन है? अरे मैंने तो अभी ऑन किया, मेरे से आवाज नहीं आ रही। मेरे को नहीं, इसमें कमेंट की नहीं बात है, बस ये कि हमको लग रहा है किसी को ऐसा कोई बच्चा है जिसको पता नहीं चल रहा है कि उसका म्यूट नहीं है और दिक्कत हो रही है, क्योंकि सब लोग को बोला गया। लोग पढ़ते पढ़ते मोबाइल लेके टहलते रहते हैं, उन्हीं से आवाज आती है। और रेडमी वाला एक बार क्वेश्चन किया था। अच्छा, उनका ऑन था, क्वेश्चन देख लीजिए, किसी जैसे न हो तो अपना अगल बगल से पता कर लीजिए, क्योंकि देखिए लगातार आज बहुत परेशानी हम लोग को हुई सर, यहाँ से पूरा एकदम कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है ना, और अभी भी चल ही रहा है वो। अच्छा, वो क्या नाम था मोबाइल का? रेडमी। रुको मैं अभी रेडमी को म्यूट करता हूँ, उसमें जाके घुस के तो देखो तो उससे आवाज बंद हो रही है क्या? इलाहाबाद वाले बहुत खतरनाक विद्यार्थी होते हैं, तूफानों में पढ़ते हैं। वो लीव कर दिए हैं। क्या भैया आप लंदन से हैं क्या? वो लीव कर दिए तो फिर किसकी आवाज आ रही है? इसमें आपकी प्रॉब्लम है उसमें। आप वाले में है इसमें। नहीं, मेरे में किसी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आती, तुम्ही लोग क्लास में क्यों प्रॉब्लम आने लगती है?
देखो हम कुछ नहीं किए हैं। अब देखो आवाज आ रही है इस समय? सर अभी सही हो गया है। आपने सबको कर दिया ना? नहीं, हम सबको करके रखे ही रहते हैं, वो आप अपने से फिर शुरू हो गया देखो। चलो ठीक है, सब मतलब कोशिश करो कि अपना ऑफ रखो ना, क्योंकि इसमें अगर मेरे वाले में दिक्कत होती है, हर क्लास में दिक्कत होती है। मैं सुबह से 3-4 क्लास लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं से होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को एक ब्रीफ नोट्स अपना बना लीजिए, और इससे एक आध क्वेश्चन परीक्षाओं में जो भी आगामी परीक्षा होगी वो आपका आएगा ना। वो कुछ न्यूज आई थी क्या उसके बारे में, पेट के बारे में, परीक्षा का संभावित कुछ क्या कुछ किसी पेपर में आया था क्या, सितंबर में कुछ प्रायोजित होने वाली है? कोई पेपर का कट भेजा था। अमर उजाला पे कोई भरोसा नहीं इन सबों को। चलिए फिलहाल इसको थोड़ा सा एक बार अपना बना लीजिएगा रिपोर्ट को। तो कौन सा पेपर अच्छा है सर? तुमको पेपर पढ़ने की कौन सा जरूरत है? नहीं, पूछ रहे हैं बस, मतलब वही आपका पेपर थोड़ा ओपिनियन जानना चाहते हैं। क्या पेपर कौन सा पढ़ने की बेटर है? जरूरत है? वनडे वालों को कोई पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना न्यूज अपना मोबाइल में देखते हैं उतना ही पर्याप्त। चलो ठीक है, कल फिर Yes, sir.